हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अच्छे हैं और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है ना। और जो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज है, आई एम श्योर कि आपकी प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छे से बूस्ट कर रही है। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स और डिफरेंट क्वालिटी प्रॉब्लम्स आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, नाउ डे 60 का अपना टास्क है। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें डीपीपी नंबर 60। ठीक है बच्चों, तो इसका पैटर्न देख लेते हैं फटाफट से ना। 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स दी हुई है यहाँ पर, उसके बाद में 3-4 हमारे पास में मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, नाउ तो स्टार्ट करें। लास्ट में इसका आंसर की दे रखा है। नाउ तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखे हैं हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। सबका मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है। एंड आर इज ए वेक्टर दे रखा है सेटिस्फाइंग दिस कंडीशंस। ठीक है, आर हमारे पास एक वेक्टर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, नाउ देन आपसे पूछा हुआ है, देन के बाद में आर नहीं लिखा हुआ है, देन आर इज इक्वल टू, आर एक्चुअली किसके इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस। नाउ तो देखो एक सिंपल सी बात आप समझिए कि आर को मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो आर में इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कितना आ जाएगा, ए क्रॉस ऑफ। अच्छा, तो पहली बात तो करना क्या है कि आपको ए क्रॉस ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर लिखा हुआ ना, इसका हमें क्रॉस लेना है। तो अब आई थिंक आप लोग सीख चुके होंगे, पहले हम दूर वाले जो वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट लेते हैं। तो ए डॉट ए तो हमने यहाँ से किया, इनटू में कितना आ जाएगा, जो रिमेनिंग वेक्टर होता है उससे आप मल्टीप्लाई करते हो। इस तरह से आई थिंक आपको फॉर्मूला याद होगा। फिर हम माइनस साइन लगाते हैं, फिर हम पास वाले वेक्टर्स का डॉट लेते हैं। ए डॉट ऑफ आर माइनस ऑफ बी हमने यहाँ लिखा। ठीक है, ऐसे कुछ आ जाएगा। और बचे हुए वेक्टर से हम क्या करते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से लिखते हैं। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले एक्सप्रेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं ना। उसके बाद फिर आगे प्लस करके तीसरा आएगा, इन दोनों को भी हम आगे लिखेंगे। ऑन द बिहाफ ऑफ सिमिलरिटी हम इसको इजीली लिख सकते हैं ना। अब समझिए बच्चों कैसे हम काम करेंगे ना, कि इसको आपने ए डॉट ए तो कितना आ जाएगा, इसका सभी के मैग्नीट्यूड सेम दे रखे हैं, तो मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, सबका लैम्डा गिवन है ना। ठीक है, तो ये तो लैम्डा स्क्वायर कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, इनटू में कितना लिखा हुआ, आर माइनस ऑफ बी वेक्टर, यहाँ से लिखा हुआ है माइनस ऑफ। अब हमने क्या किया, ए डॉट आर यहाँ पे लिखेंगे और ए डॉट बी आएगा। ए डॉट बी तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि तीनों वेक्टर्स कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं। तो यहाँ से तो कितना आ गया, ए डॉट आर यहाँ से आ गया, और इनटू में कितना आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई ना। सिमिलरली जब आप इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो अगला स्टेप आपको क्या देना चाहिए, आर माइनस ऑफ है ना। अब हमारे पास में कितना है, बी हम आपने यहाँ पे लिखा है ना आर माइनस, तो अगले से हमारे पास कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू आर माइनस ऑफ सी वेक्टर, हम ऐसे लिख देंगे नाउ। अब हमारे पास में सी का इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ से आ गया। उसके बाद में इसको सब मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी डॉट आर का टर्म आएगा। तो सिमिलरली हम लिख लेते हैं बी डॉट आर, तो यहाँ से आ जाएगा इनटू में जो बी यहाँ लिखा हुआ वही बी यहाँ पर आ रहा है ना। नाउ प्लस साइन ऑफ तीसरे वाले हिस्से को आप सॉल्व कर रहे हैं, तीसरे वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ से बनेगा, आर माइनस ऑफ ए वेक्टर का टर्म आ जाएगा माइनस ऑफ। इस वाले पार्ट को जब मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, सी डॉट आर यहाँ से आ जाएगा, इनटू में कितना आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और इसका सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई ना। अब देखो हमें निकालना क्या, आर वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा स्क्वायर आर, लैम्डा स्क्वायर आर और लैम्डा स्क्वायर आर तो यहाँ लिखा हुआ है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं इनटू आर वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, लैम्डा स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर से कुछ आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ लैम्डा स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, और ये कितना जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर। ऐसा आप लिख सकते हो, कहीं भी कोई इसमें इशू नहीं है ना। अब देखो हमारे पास में फाइनली क्या है कि एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, मतलब ए टाइम्स ऑफ ऐसे कुछ लिखा हुआ आर डॉट ए वेक्टर प्लस बी टाइम्स ऑफ आर डॉट बी वेक्टर यहाँ लिखा हुआ है प्लस सी टाइम्स ऑफ ए टाइम्स ऑफ या सी वेक्टर आएगा ना, सी टाइम्स ऑफ आर डॉट सी वेक्टर, दैट इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आई है ना। अब मुझे आर वेक्टर फाइंड आउट करना है। एक्चुअली ये आंसर जो लिखा है ना, ऑलमोस्ट अपने सामने ही आंसर लिखा हुआ है। आर वेक्टर निकालना तो सभी टर्म्स को इस साइड भेज देंगे और यहाँ से आर कैलकुलेट कर लेंगे। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि इस वाले हिस्से को हम कैसे सिंप्लीफाई करें। तो अब देखो आप यहाँ से एक तरीका आगे समझिए कि हमारे पास में क्या दे रखा है, एक सेकेंड थोड़ा सा सेटिंग सही करते हैं। अच्छा देखो पॉइंट समझो, आर वेक्टर हमारे पास ये तीनों वेक्टर्स कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं।
ठीक है। और आर कैसा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर इज एनी वेक्टर है सेटिस्फाइंग दिस कंडीशंस। अब हमें इतना पता है कि अगर तीन वेक्टर्स हैं तो ये दोनों अगर ए बी से अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर्स को इन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, वेक्टर आर को लिखा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए बी सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है ना जो मैंने एक बार आपको बोला हुआ है, एक बार फिर से समझिए इस बात को। अगर हमारे पास में थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो तीनों कैसे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब आपको मुझे एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एक काम करता हूं मैं, इसको ए के साथ डॉट लेते हैं। तो आर का ए के साथ डॉट लेंगे तो ए डॉट ए, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा। ए डॉट ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ लैम्डा स्क्वायर लिख देते हैं ना। ठीक है। और यहाँ से कितना बनेगा, ए डॉट बी और ए डॉट सी जीरो आ जाएगा। तो मतलब एक्स वेक्टर की अगर एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी एक्स तो स्केलर क्वांटिटी है, तो आर डॉट ए अपॉन में कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। हाँ, आर डॉट एक्स का वैल्यू हमारे पास में यह है ना, सॉरी है ना। ठीक है बच्चों ना, यहां से कुछ ऐसा आ गया आर डॉट ए का वैल्यू ना। अब देखो सिमिलरली अगर मैं वाई का वैल्यू जब कैलकुलेट करूंगा तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर डॉट बी अपॉन में कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। जब बी के स्क्वायर के बी के साथ डॉट लेंगे और जब सी के साथ डॉट लेंगे तो आर डॉट सी आ जाएगा अपॉन में लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक बच्चे ना, सुनिए बच्चे आ गए ना। अब आगे बात समझो ना। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड की वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दो। तो एक्स की वैल्यू जो मैं यहाँ पुट कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यूज को देखो। अब हम यहाँ समझो एक्स की वैल्यू को आपने पुट कर दिया आर डॉट ए अपॉन में कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो आर डॉट ए इंटू ए वेक्टर आ गया। सिमिलरली यहाँ पुट कराएंगे आर डॉट बी, ठीक है। और सिमिलरली हम यहाँ पुट करेंगे तो आर डॉट सी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब देखो यहाँ से देखा तो पूरा एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक्चुअली पूरा एक्सप्रेशन ही जनरेट हो गया। मतलब आर डॉट ए इंटू वेक्टर आया, आर डॉट बी इंटू बी वेक्टर आया, आर डॉट सी इंटू सी वेक्टर आ गया, अपॉन में लैम्डा स्क्वायर आ गया। और इंटू में ऐसे उस लैम्डा स्क्वायर को मैं इधर भेज दूं तो मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरे हिस्से का वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, कुछ ऐसे आ जाएगा। इंटू है ये ना, इंटू डॉट नहीं है ना, ओके है ना। अब देखो एक बात आपको क्लियर हो गई कि लैम्डा स्क्वायर इंटू सब समथिंग ऐसे कुछ यहाँ पर आ गया ना। इस वाले हिस्से को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो दैट इज कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, तो यहाँ से आ गया। और इस वाले हिस्से को मैंने इस साइड भेज दिया तो लैम्डा स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से कुछ है, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और आर वेक्टर का जो वैल्यू आएगा एक्चुअली वो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 आएगा। बच्चों समझ गए, इसका आंसर ये होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों ना। आई होप आपको ये बहुत ही आसान सा बढ़िया सा प्रॉब्लम था ना। बस इसमें एक कंसेप्ट ये लगना था, जिनको अगर ये कंसेप्ट पता होगा तो प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से आप मैनेज कर पाते। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। गिवन नहीं है, मैं लिख देता हूँ, बिल्कुल सही है ना। बहुत ही पुराना प्रॉब्लम है मेरा ये, है ना। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा था, एरिया हमें निकालना है बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व। इन दोनों कर्व से जो बाउंडेड एरिया है वी हैव टू फाइंड दैट एरिया। ठीक है, तो अब जब भी कभी आपको एरिया की प्रॉब्लम्स आती है ना, पहला काम तो क्या होना चाहिए, उनके ग्राफ, उनकी स्केचिंग आपके माइंड में आनी चाहिए। तो अब जैसे हम बात करें इसका रफ स्केचिंग की बात करता हूं मैं ना। तो ओरिजिन तो हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू 3 की लाइन पर हम क्या कर सकते हैं, मॉड x माइनस 3, इसको चाहो तो ऐसे लिख दो मॉड x माइनस 3। ठीक है, तो y बराबर आपने एक 3 की लाइन ड्रॉ करी, उस पर आपने x बराबर एक 3 की लाइन आप ड्रॉ कराएंगे और यहाँ पर आप क्या कराएंगे, माइनस मॉड x का डायग्राम ड्रॉ कर। इधर तो ऐसे चला जाएगा, इधर की बात करते हैं x बराबर देखो 0 पुट करो, ओरिजिन के यहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा, कहाँ से जाएगा, x बराबर 0 पुट करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मतलब वो यहाँ से पास करेगा। एक रफ स्केचिंग अभी हमने यहाँ ही प्लॉट कर लिया ना। दूसरा अगर इसकी बात करें तो y इक्वल टू 1/x का हमें डायग्राम पता ही है, कुछ ऐसा आता है। ठीक है, y इक्वल टू 1/x का। मॉड x की बात करेंगे तो x को माइनस x रिप्लेस करने पर कर्व में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो कर्व क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बच्चों अब देखो इसको आगे हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ना। अब इसका हम प्रॉपर डायग्राम ऐसे बनाते हैं और फिर देन आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कौन सा ऐसे रीजन आ रहा है ना। तो देखो पहली बात तो हमने इसका डायग्राम बनाया तो वो तो कुछ इस तरह का जाएगा, आपने ये इसने डायग्राम बना दिया, यहाँ पर कुछ इस तरह का हो गया।
और ये वाला जो पीक है ये यहाँ पर x का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है ना। अब हमें इसका ग्राफ डायग्राम बनाना 1/mod x प्लस 1। तो इस वाले पार्ट को आप 0 पुट करो तो x का वैल्यू कितना है -1 आया। तो x का वैल्यू -1 मैं यहाँ शो करता हूँ। ठीक है, यहाँ कहीं तकरीबन आ रहा होगा x बराबर। इसको आप ओरिजिन मानते हुए आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा और ये कुछ ऐसे चला गया, यहाँ जाकर कहीं ऐसे कट करेगा। ठीक है, पीछे ऐसे एक हिस्सा आएगा। अब क्या हमसे पूछा है कि इन दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना है, तो बाउंडेड एरिया तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा बना, तो हमें क्या करना है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत आसान बात हो गई हमारे लिए। कैसे, इस कर्व से बाउंडेड एरिया निकाल लेते हैं, इस कर्व से बाउंडेड एरिया निकालते हैं, बहुत ही इजीली आगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो इस कर्व की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, x जब -1 से इधर आ रहा है तो इस कर्व को तो मैं इजीली क्या लिख सकता हूं, y = 6/x + 1 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इस कर्व की बात करें तो है ना, इस कर्व और इसका दो लाइनें हैं एक्चुअली। x अगर जब 3 से बड़ा होगा, x जब 3 से बड़ा है तो ये वाला हिस्सा तो पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो हमारे पास में क्या रहेगा, मोड के अंदर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए ना, तो डायरेक्ट से ओपन होगा तो यहाँ -x आएगा, प्लस का 3 यहाँ से आएगा, तो मतलब इस कर्व का इक्वेशन तो आ जाएगा 6 - x। और जब x 3 से पहले होगा तो x अगर 3 से पहले होगा तो मोड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। तो मोड कैसे खोलेगा, माइनस साइन से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब इस लाइन का इक्वेशन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको एरिया लिखना है, तो एरिया लिखना बहुत आसान बात हो गया। मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट अल्फा ले लेता हूँ और ये वाला पॉइंट हमने बीटा ले लिया। तो अल्फा और बीटा है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व, है ना। तो ठीक है, हम अल्फा और बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर देखो आपको एरिया लिखना है तो बाउंडेड एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, आपने अगर अल्फा से लेकर के पहले आप 3 तक इंटीग्रेट करा देंगे, अपर कर्व में से लोअर कर्व को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। अपर कर्व हमारे पास में कितना आ रहा है, बाई एक्स, मतलब y = x है, और लोअर कर्व हमारे पास में कितना है, y = इतना आ जाएगा 6/x + 1। तो y लोअर हमने ये लिख दिया, x + 1 × dx, तो ये आ जाएगा प्लस साइन ऑफ। अब हम बात करें 3 से लेकर बीटा तक इंटीग्रेट कराएंगे। अपर कर्व कौन सा आ रहा है, 6 - x आ रहा है। लोअर कर्व कौन सा आ रहा है, y 6/x + 1, ये हमारे पास में लोअर कर्व आ गया और यहाँ dx लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है आपके पास आंसर ही लिखा हुआ है। अब बात है कि अल्फा और बीटा की बात करें, अल्फा और बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस कर्व को इस कर्व के साथ सॉल्व कर ले भाई, इस कर्व को और इस कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ रहा है, एक तो y = x की लाइन आया, दूसरा हमारे पास में कितना है, y = 6/x + 1 आ गया। सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x = कितना आ जाएगा, 6/x + 1, तो यहाँ से आ जाएगा। इसको जब मैं सिंप्लीफाई कराऊंगा तो x² + x माइनस का 6 = 0 आ गया। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x + 3 और x - 2, ये फैक्टर आ जाएंगे 3 and 2 करके ना। तो x का वैल्यू एक तो -3 आ रहा है और दूसरा कितना आ रहा है हमारे पास में, इस कर्व कुछ ना, ये तो x का वैल्यू 2 आएगा, तो मतलब जो अल्फा की वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 2 आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें अल्फा कैलकुलेट हो गया, अल्फा का वैल्यू 2 आएगा ना। अब हम बीटा और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 6 - x तो हमारे पास ये कर्व है। ठीक है, ओहो जो ठीक है। अच्छा बच्चों, आप समझो ना, अब मुझे बीटा बीटा कैलकुलेट करना है, तो एक काम करते हैं, दोनों कर्व को सॉल्व कर लेते हैं ना। एक कर्व तो हमारे पास में क्या दे रखा है, इसको कहीं जगह बना ले, चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में रफ कर देंगे ना, इधर ही सॉल्व करते हैं। 6 - x, तो हमने क्या किया, तो y का वैल्यू6/x + 1 ये कर्व है और y का वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पुट कर दिया। पुट करने पे कितना आ जाएगा, 6 - x, तो यहाँ से आ गया 6/x + 1 आएगा ना। उसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करा करो, -x² का एक टर्म आएगा, ठीक बात है, -x आएगा, प्लस का 6x आएगा, तो प्लस का 5x आ जाएगा, प्लस का 6 यहाँ से आएगा। ठीक है, इधर भी क्या लिखा हुआ है, 6 आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू 0 आएगा और 5 आएगा, मतलब अल्टीमेटली बीटा की जो वैल्यू है कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है ना, तो बहुत ही इजीली यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अब क्या, इसको इंटीग्रेट कर लो, जो इसके बाद जो आंसर आया एक्चुअली वही हमारे पास में क्या होगा, एरिया बाउंडेड बाई दिस टू कर्व हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, ना उसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान बात है, डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। x को इंटीग्रेट कराएंगे तो x² / 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ 6 यहाँ पर लिखेंगे ln of x + 1, हमने ये लिख लिया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो 2 यहाँ पर 3 यहाँ ऐसा लगा देते हैं, बाद में अप्लाई करेंगे। 6 का कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा, माइनस ऑफ x² / 2 यहाँ से आ जाएगा, माइनस ऑफ 6 ln of कितना आ जाएगा, x + 1, यहाँ से कुछ आ गया 3 to 5,
ठीक है। अब देखो 3 जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ से आ गया 9/2 माइनस ऑफ 6 यहाँ से आ जाएगा ln 4 यहाँ पर बना। ln 4 को मैं चलो अभी 4 ही ले लेते हैं। और फिर 2 जब पुट कराएंगे तो 2² तो 4 बनेगा, बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 ही आ जाएगा ना। 4/2 कितना 2 आ गया, तो यहाँ पर जब 2 पुट कराएंगे तो 3 बनेगा माइनस ऑफ 6 ऑफ ln 3, कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, इस हिस्से का वैल्यू तो ये आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले पार्ट को जब सॉल्व कराएंगे तो 6 से पुट कराएंगे 30 बनेगा। 5 जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा 25/2, तो यहाँ से आ गया नाउ माइनस ऑफ, जब 5 यहाँ पुट कराएंगे तो 6 ln 6 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 5 हमने यहाँ पुट कर दिया ना। उसके बाद में अब आपको माइनस साइन पुट करना है, तो सॉरी माइनस टाइम्स ऑफ इसको पुट कराएंगे तो 18 तो यहाँ से आ जाएगा। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2, हम यहाँ लिख देंगे माइनस ऑफ 6 ऑफ ln 4। ठीक है, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, नाउ तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई आप लोगों को। अब देखो माइनस ऑफ 6 ln 4 यहाँ पर लिखा हुआ, माइनस का यहाँ से आएगा 6 प्लस का 6 ln 4, मतलब ये वाला हिस्सा तो कट गया है ना, कहीं कोई इसमें इशू नहीं है ना। सिमिलरली अगर देखें तो 9/2 यहाँ लिखा हुआ है, प्लस का 9/2 यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये हिस्सा तो कितना हो जाएगा 9 आ गया। इधर से तो देखें तो इस वाले हिस्से को हमने सिंप्लीफाई करके 9 लिख दिया ना, ये सॉल्व हो गया। अब देखें तो पहले कांस्टेंट देख लेते हैं, माइनस का 2 यहाँ पर आ रहा है, प्लस का 30 यहाँ पर आया, 28 आ गया। 28 में से हमने क्या किया 18 को और माइनस कर देते हैं। 28 में से अगर 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 10, तो प्लस 10 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 25 में कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, आई थिंक कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए क्या बच्चे। इसको अगर देख लेते पहले ln वाला हिस्सा देखें तो कितना आएगा 9/2 तो प्लस का 9 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 18, 13 माइनस 18 तो कितना हो जाएगा 12 यहाँ से आ गया। 12 प्लस का 12 यहाँ से लिखा हुआ है, और माइनस का 2 किया तो प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी बात अपने क्लियर है। लाइट भी बहुत परेशान कर रही है बच्चों। हाँ तो बच्चों तो समझो ना, यहाँ कितना आ गया 9 + 19, तो 19 तो ये हो गया 19/2 है ना, 25 ऐसे कुछ लिखा हुआ, तो ये बन जाएगा 38 - 25/2, तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज कितना बनेगा 13/2। तो यहाँ से 13/2 कहीं आ रहा है कि आ तो रहा है ना, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं ना। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो इस वाले हिस्से को देखें तो 6 ln 3 तो यहाँ से आ गया। ठीक है, माइनस ऑफ 6 ln 2 यहाँ से आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2, तो मैं यहाँ से लिखूंगा 6 ln 3, एक तो इतना आ जाएगा, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 6 × ln 3, और 6 × ln 2 भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो इससे यहाँ से कैंसिल हो गया। फाइनली कितना है -6 × ln 2 आया, तो -6 × ln 2 यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन सी कैसा आएगा करेक्ट आएगा। सेकंड का क्या आंसर दिया चेक करते हैं, सेकंड का आंसर सी इज करेक्ट ना। ठीक है बच्चों, ना मूव करें नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम है ना। अच्छा तो वो थर्ड प्रॉब्लम जो देखा ना बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रॉब्लम है ना। अब देखिएगा थोड़ा अजीब सा प्रॉब्लम लगता है कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजिंग टाइप का ना। जैसे कि आपको समझाते हैं कि ए तो खैर 0 और π/4 के बीच में वेरी कर रहा है, ये वैल्यूज नहीं ले सकता, ऐसा बोला एफ। एक देखो हमारे पास कुछ इस तरह का एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन काइंड ऑफ लिखा हुआ है ना, ऐसे बराबर 0 लिखा है। देन आपसे पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ दिस टर्म, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो एक पॉइंट समझो, क्या उसने यहाँ पर 1 जो लिखा हुआ है 1 प्लस ऐसे ब्रैकेट फॉर्मेट के अंदर दिया है 1 प्लस समथिंग, ऐसे कुछ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, मतलब ऐसा उसने क्यों लिखा। लिखने को तो वो -4 भी लिख सकता था, +4 भी लिख सकता था। एक्चुअली वो आपको ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली एक हिंट है। हिंट ये है कि अगर आप इस हिस्से को सॉल्व करते हैं, ये एक अपने आप में एक हिंट लिखा हुआ है कि मतलब इस हिस्से को सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर कुछ रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट को आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। एंगल्स को ध्यान से देखें तो जो एंगल नीचे लिखा है यहाँ इसका 3 टाइम्स, यहाँ 2 है तो इसका 3 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स लिखा हुआ है, यहाँ 4 है तो इसका 3 टाइम्स लिखा हुआ है। अब देखो काम क्या किया इस प्रॉब्लम को जब आगे हमें सॉल्व करना है तो हमने क्या करते हैं इसको 1 प्लस ऑफ किसी एक हिस्से को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, cos 3 अपॉन में cos ऑफ a हमने यहाँ लिखा। ठीक है, तो 1 प्लस ऑफ cos 3 को हम क्या लिख सकते हैं 4 cos QA माइनस ऑफ 3 cos a अपॉन में कितना आ जाएगा cos ऑफ a, तो यहाँ से आया है ना। इस वाले हिस्से को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर ऑफ a माइनस ऑफ 3 ना, यहाँ से कुछ ऐसा आ गया 1 - 3 तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 आ गया। 2 को हमने बाहर कॉमन भी ले लिया तो 2 इंटू यहाँ बच जाएगा 2 cos स्क्वायर a -1।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2a, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 2a, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। मतलब पहले वाले हिस्से को अगर आप सॉल्व करते हो तो एक्चुअली वो कितना आता है, नीचे जो भी एंगल लिखा है उसका डबल आ रहा है ना। ठीक है, नाउ अब सिमिलरली अगर हम बात करें तो अगर इस वाले हिस्से को आपने सॉल्व किया तो भाई ये तो कितना लिखा है, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 2a लिखा हुआ है। अगले वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 4a आ जाएगा, और अगला हिस्सा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 6a और 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 8a इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे कुछ आएगा, 2 तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ, cos में एक सीरीज cos 2a cos 4a cos ऑफ 6a और cos ऑफ 8a आ जाएगा बच्चों ना, यहां तक आ जाएगा, ठीक बात है। अब ध्यान से देखो, cos में अगर सीरीज है तो सीरीज का सम तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, कैसे, साइन एन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, एंगल एपी में आ रहा है ना। डिफरेंस डिफरेंस कितना है, 2a बाई 2 किया, डिफरेंस बाई 2 ना, तो ये a आया, अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2, तो मतलब साइन ऑफ a, ऐसे कुछ आ जाएगा। इनटू में हम क्या लिखते हैं, cos ऑफ, फर्स्ट एंगल लिखते हैं 2a प्लस लास्ट एंगल लिखते हैं 8a, अपॉन में कितना लिखते हैं 2 बराबर कितना है 0। एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है ना कोसाइन सीरीज है ना, ट्रिग्नोमेट्री में देखना, जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले है ना, जहां पर हम सीरीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, वहां पर आप चेक करना ना। नाउ अब देखो इस वाले हिस्से की बात करो, साइन 4a को मैं फॉर्मूला लिख दूंगा 2 साइन ऑफ 2a, तो हमने यहां से लिखा इनटू कॉस ऑफ 2a, कुछ ऐसे आ जाएगा, इनटू में कितना आ जाएगा cos ऑफ 5a, ठीक है, दैट इक्वल्स टू कितना है 0 है, अपॉन में कितना लिखा हुआ है, साइन ऑफ a भी लिखा हुआ है। अच्छा साइन 2a को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन a इंटू कॉस से लिख सकते हैं, ठीक है, साइन a से साइन a कैंसिल हो जाएगा, 2 तो चलो डिवाइड में चला जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट क्या आया, cos a cos 2a और cos ऑफ 5a, ये कितना आएगा, 0 आएगा, ये आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन में देखो एक बात उसने बोला है कि a वेरी कर रहा है 0 और पाई अपॉन 4 के बीच में, ऐसे वेरी कर रहा है ना, ठीक है। अब क्या है कि कॉसी को मुझे 0 करना है ना, तो क्या कॉसी 0 हो सकता है कि इन दिस इंटरवल 0 टू पाई अपॉन 4 में कॉसी, कॉस कहाँ 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होता है, तो भैया ये वाला हिस्सा 0 नहीं हो सकता, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब आप क्या बोलेंगे, या तो कॉस 0 होगा या फिर cos 2a 0 होगा या फिर cos ऑफ 5a 0 होगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान बात है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 2a की बात करें तो a कैसे वेरी कर रहा है, 0 और पाई अपॉन 4 के बीच में, तो 2a कैसे वेरी करेगा, 0 और पाई अपॉन 2 के बीच में, ये भी 0 नहीं हो सकता। 5a की बात करें तो 0 5 पाई अपॉन 4, तो 5 पाई अपॉन 4 की अगर बात करें तो पाई प्लस पाई बाई 4 यहाँ गया, भाई cos 0 होता है पाई बाई 2 पे या फिर 3 पाई बाई 2 पे 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 5a का वैल्यू पाई बाई 2 होगा तभी ये 0 बनेगा। मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 10, पाई अपॉन 10 कितना आ गया भाई, 18 डिग्री आया। मतलब इसका वैल्यू जब 18 डिग्री होगा तभी एक्चुअली कैसा आएगा, ये 0 आएगा। समझ गए बच्चों बात को, आई होप आपको बात समझ में है ना। अब देखो सवाल में अगर समझा जाए तो यहाँ क्या लिखा है, कोसेक a माइनस ऑफ सेक 2a लिखा हुआ है। मतलब अगर हम बात करें तो कोसेक a को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ऑफ साइन 18 माइनस ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 36 लिख सकते हैं, ना 1 अपॉन cos 2 है ना, 18 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। साइन 18 की अगर हम बात करें तो √5 माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 आएगा, तो 4 को ऊपर ले गए, माइनस साइन, cos 36 का वैल्यू आता है √5 प्लस 1 अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 को तो आपने बाहर ले लिया, यहाँ एलसीएम लेंगे तो √5 प्लस 1 माइनस √5 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ऊपर तो 2 आ जाएगा, और नीचे कितना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा, तो नीचे आ जाएगा 4, ये इससे कैंसिल हो गया, फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 2 2 कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो ऑप्शन ए कैसा होगा, सही होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से समझ में आया, बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रॉब्लम था ना। तो थर्ड का आंसर कितना आएगा, ए, थर्ड का आंसर ए है क्या, बिल्कुल सही जवाब है ना। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये 3 प्रॉब्लम्स हमारे क्लियर हुई ना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, थोड़ा सा सेटिंग कर देते हैं। अब समझिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखा है हमारे पास में कि ABCD भी एक रेक्टेंगल दे रखा है विद द वर्टेक्स A और B के मुझे वर्टेक्स मालूम है, ठीक है, एंड AB और BC का रेशो हमारे पास 4/3 दे रखा है। तो मीन्स यहां से मुझे एक बात मालूम चला कि AB अपॉन BC का रेशो कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। तो मतलब यहाँ से BC लेंथ तो इजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ, BC लेंथ कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू A इंटू B आ जाएगा,
ए बी। ठीक है, और ए बी लेंथ में इजिली कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब बीसी लेंथ आ जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेट कर लेंगे। आई क्या दे रखा है, डी इज द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन दे रखा है फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, है ना। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल है हमारे पास में, तो अब इसको समझिए, ये कुछ ऐसे है, मान लो कि पॉइंट ए आपने यहाँ ले लो ना, कुछ इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, पॉइंट ए हमने यहाँ ले लिया, पॉइंट बी हमने यहाँ ले लिया। ठीक, ऊपर एक रेक्टेंगल ऐसे बना देता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाया, तो इसका एक डायगोनल ये आया और दूसरा डायगोनल हमारे पास में ये आ गया। अच्छा, रेक्टेंगल कितने बनेंगे, दो रेक्टेंगल बनेंगे ना, एक नीचे बी बनेगा बच्चों, क्योंकि ए और बी फिक्स है, तो सी और डी कुछ ऐसे ऊपर हो सकता है, ए बी सी डी में, यहाँ सी डी ले सकते हैं, या फिर यहाँ सी डैश डी डैश, जैसे सी डी है ना, ऐसे करके आ गए। अब देखो हमारे पास में ये पॉइंट निकालना है ना, ऐसे अगर मान लो इसका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो ये आएगा, ये आ गया ना डायगोनल का। अब आपको एक बात तो क्लियर हुई कि भाई डायगोनल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ऐसे परपेंडिकुलर होगा, और ये भी लेंथ कितनी आएगी, बीसी लेंथ जितना है उसका आधा हो जाएगा ये लेंथ ना, ये मिड पॉइंट होगा, ये बात भी श्योर है ना। ठीक है, अब देखो हमारे पास में मान लो कि इसे हम ए बी एम ले लेते हैं मिड पॉइंट, तो एम के अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट और बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 3 - 1 तो 2 आ गया, 2/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 और 2 9/2 यहाँ से आ गया ना। अब मुझे इन पॉइंट से कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है ना, यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं, तो भाई मान लो कि ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P1 और यहाँ से मान लेते हैं दूसरा P2, तो अगर मुझे P1 एंड P2 के अगर कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो कितना आ जाएगा, 1 + r cos थीटा, और दूसरा आ जाएगा 9/2 + r sin थीटा, यही आएगा एक कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस साइन से आ जाएगा। ठीक है, आर की बात करें तो बताइए डिस्टेंस बीसी का हाफ मुझे लेना है, बीसी लेंथ कितना आ जाएगा, बीसी लेंथ की अगर हम बात करें तो 3/4 तो यहाँ से आ रहा है। ए बी लेंथ अगर निकालें तो भाई ए बी लेंथ आ जाएगा -1 - 3 का होल स्क्वायर, कितना 16 आ जाएगा यहाँ से, और ये बनेगा 25 का होल स्क्वायर, तो 25 यहाँ से आ जाएगा, सॉरी 5 का होल स्क्वायर 25 आ गया, ये कितना आ जाएगा, √41 आ गया। बीसी लेंथ कितना है, √41, इसका आधा कितना आ जाएगा, आर का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा भैया, आर आ जाएगा 3√41 अपॉन में कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है ना। अब स्लोप ऑफ ए बी की बात करते हैं, ए बी का स्लोप कितना आएगा, ए बी का स्लोप आ जाएगा 7 - 2 किया तो कितना आ जाएगा, 5 तो ऊपर आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 - 1 किया तो 4 आ गया। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, तो ठीक है, अब इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ बीसी निकाल दो, एक ही बात है ना, स्लोप ऑफ बीसी आ जाएगा -4/5 आ जाएगा, मतलब टेन थीटा कैसा आया, नेगेटिव आया, टेन थीटा नेगेटिव आया। थीटा कैसे वेरी करता है, 0 और 180 के बीच में वेरी करता है, तो टेन थीटा कहाँ पर है, थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन तो पॉजिटिव ही आएगा, कॉस का वैल्यू कैसा आना है, नेगेटिव आना है, तो ये 4 है, ये 5 है, और ये कितना है, √41 है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आई ना। 1 प्लस माइनस आर का वैल्यू अगर हम बात करें तो आर तो कितना आ गया, 3√41 आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस थीटा की बात की जाए तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 5/√41, तो कुछ ऐसे आ गया, और ये कैसा आएगा, माइनस साइन का आएगा, कॉमा 9,2 9/2 हमने यहां से लिखा प्लस माइनस, आर का वैल्यू कितना आ रहा है, आर का वैल्यू आ गया 3√41 अपॉन में कितना आ जाएगा, 8 यहां से आ जाएगा। और साइन थीटा की बात कर रहे हैं ना, साइन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कुछ ऐसे हमने लिखा, एक्चुअली ये आंसर लिखा हुआ है, √41 से √41 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 1 प्लस की बात करें तो यहाँ तो हो जाएगा 1 माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा 3 से 5 मल्टीप्लाई किया तो 15/8, तो कुछ ऐसा आ गया। दूसरा हमारे पास बन जाएगा 9/2, तो यहाँ से आ रहा है प्लस माइनस हो, √41 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 3/2 आ गया। एक बार हमने अबव साइन लिया, मतलब ये वाला ऊपर वाला साइन लेते हैं, एक बार नीचे वाला साइन लेते हैं ना, दोनों साइन लेके चलते हैं। तो पॉइंट्स के अगर बारे में बात करें बच्चों, तो क्या पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट P1 और P2 की अगर हम बात करें, P1 और P2, तो पहले माइनस साइन, मतलब ऊपर वाला साइन लेके चल रहे हैं, तो 8 - 5 क्या, तो 8 - 15 कितना हो जाएगा, -7/8, है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई है ना। यहाँ पर 9.6 आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट आ गए। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कितना आ जाएगा, प्लस साइन के साथ में, तो कितना आ जाएगा 23, तो यहाँ से आ जाएगा 2/2 आ गया, लोअर साइन ले रहे हैं ना। 9 - 3 कितना आ गया, 6 6/2 कितना आ जाएगा, 3,
3 ये आ गया, दूसरा पॉइंट हमारे पास में ये आ गया, पहला पॉइंट ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये 2 पॉइंट आ गए ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, ये आएगा। आपसे पूछा गया इन दोनों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस, उसका ग्रेटेस्ट इंडियर पूछा हुआ। आई होप आप इसको आगे सॉल्व कर लोगे, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। ठीक बच्चे, अगला क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है ना, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट एक फंक्शन है आर टू आर में बी ए फंक्शन है ना, एक फंक्शन दे रखा है और एफ एक्स इज इक्वल टू ये गिवन है ना। अब देखो इस वाले प्रॉब्लम को जब आप देखते हैं ना, तो थोड़ा सा बच्चों को ऐसा लग जाए सस्पिशियस कि कहीं गलत तो नहीं है, माइनस है या माइनस है या माइनस या प्लस आ रहा है। नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है ओके, जी एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका डिग्री 3 का है और सच दैट कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स कैसा है, डज नॉट कंटेन एनी लॉगरिथमिक फंक्शंस। मतलब जब इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करते टाइम कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन इसमें नहीं आ रहा है ना। जी ऑफ -2 का वैल्यू 10 दे रखा है। देन आपसे पूछा एफ एक्स हैज 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स है ना। एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, -84 आ रहा है। मतलब पहला तो एफ एक्स के बारे में पूछ रहा है ना। ठीक है, देन उसने एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब जी एक्स का इन्वॉल्वमेंट ऑप्शन सी और डी में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत ही ध्यान से बात को समझो। अब आप तो देखो, पहली बात तो एफ एक्स को हम लिखते हैं कि एफ एक्स कितना दे रखा है। एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 माइनस ऑफ 100, कुछ इस तरह से दे रखा है ना। अब तो पहला काम तो क्या है, एफ एक्स को सॉल्व करना है कि भाई इसके कितने रूट आ रहे हैं। तो एक क्वाड्रेटिक लिखा, बाई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ ना, पावर 4 का इक्वेशन है। तो अब क्या होना चाहिए, सिंप्लीफाई होकर क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होना चाहिए। अगर इसके रूट्स हम निकाल रहे हैं तो ना, इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स होती है ना। अब देखो कैसे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे ध्यान रखते हैं। तो इन दोनों को देखो, आप यहाँ कांस्टेंट पार्ट्स को आप ऐड करो तो -1 और -3 कितना है, -4। यहाँ इन दोनों को आप ऐड करो, सॉरी यहाँ -6 था, सॉरी -6 है ना। इन दोनों को भी ऐड करेंगे कितना आएगा, -4 आ रहा है ना। -4 आ रहा है तो इट मीन कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो इस हिस्से को मल्टीप्लाई किया x-1 इंटू x-3, ये तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा -4x, यहाँ से आएगा प्लस का 3 आ गया, ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 6x और प्लस का 2x आ गया, तो कितना आ जाएगा -4x आ जाएगा, -12 यहाँ पर आ गया, -100 इतना आ जाएगा। ठीक बात है ना बच्चों, आई होप आपको ये बात भी क्लियर हुई ना। अब देखो आप पॉइंट समझो कि आगे आप देखो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं इतने हिस्से को टी मान लूं तो ये टी लिखा हुआ है, तो अब ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, t+3 तो यहाँ आ गया, इनटू में कितना आ जाएगा t-12 -100 इतना आ जाएगा। ठीक बात है, इसको जब आप आगे सिंप्लीफाई कराओगे तो कितना बनेगा t², तो यहाँ से आ गया माइनस का 12t तो -90, यहाँ से आ जाएगा -36, तो ये हो जाएगा -136 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया ना। अब क्या है कि क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करना है तो उसके फैक्टर्स होना जरूरी है ना। तो 136 के देखते हो कोई फैक्टर्स आ रहे हैं कि हमारे पास में 136 को आपने देखा तो इसके फैक्टर्स किए, 2 से डिवाइड करते हैं पहले। 6 यहाँ से आ जाएगा, 1 यहाँ पर 18 आ गया तो 16, मतलब 16 तो 8 आ जाएगा ना। 2 से इसको जब डिवाइड कराएंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 17 एंड 4 है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 17 ऐसे लिख देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है और 17 यहाँ आया। 17 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सही बात है। तो इसके फैक्टर्स अगर मैं लिखूं तो आई कैन राइट द फैक्टर्स t-17 हमने यहाँ लिखा और t+8। तो अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, ऊपर वाली इक्वेशन आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है ना। मतलब इसको बाई लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, बाई इन टर्म्स ऑफ टी है ना। और t इज इक्वल टू हमारे पास में क्या x² -4x है। पहला तो वो क्या पूछना चाह रहा है, इसके रूट्स के बारे में पूछना चाह रहा है ना, fx के रूट। तो इसको बराबर 0 कर देते हैं। बराबर जब 0 कराएंगे तो t-17 का वैल्यू 0 हो सकता है या फिर t+8 का वैल्यू 0 हो सकता है ना। अब देखो पॉइंट को, बात को ध्यान से समझना ना। आगे कलर चेंज कर लेते हैं। t का वैल्यू हमने पुट कर दिया x² -4x -17 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक अगर मैं d निकालूं तो d कैसा आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स आ रहे हैं, 2 रियल रूट, तो यहां से आ गया। ठीक है, अब देखो t+8 की बात करें तो x² -4x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से अगर देखो तो इसको मैं x -2 का होल स्क्वायर और प्लस का 4 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहां से तो कैसा है, इसका d कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसके कैसे आएंगे, 2 इमेजिनरी रूट आएंगे। तो क्या बात तो डिसाइड हो गई, पहली बात तो ये डिसाइड हुई कि fx हैज 2 रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट। तो पहला ऑप्शन अपना कैसा है, एकदम करेक्ट है ना, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं fx के मिनिमम की बात करते हैं। तो fx का भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखो हम एक काम, अब इसको आप आगे यहां समझिए।
y बराबर कुछ ऐसे लिखा हुआ, और t का वैल्यू कितना आ रहा है, t आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x। तो एक्चुअली t में एक क्वाड्रेटिक लिखा है, t प्लस 8 ना, एक सेकेंड, हाँ सब कुछ सही है ना, t प्लस 8 कुछ ऐसे लिखा हुआ ना। अब देखो पॉइंट को समझो कि t में क्वाड्रेटिक है, तो एक काम करते हैं, इसका मैं रफ डायग्राम बनाऊं और ये t एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज द t एक्सिस, ये t एक्सिस है। तो 17 में कुछ यहाँ का ही मान लेता हूँ, 8 माइनस 8 हम यहाँ का ही लेते हैं ना, थोड़ा दूर जाके लेते हैं, थोड़ा पास ले लेते हैं, -8। ठीक है, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसे डायग्राम जाएगा, 17 कुछ ऐसे आ रहा है। इन दोनों का मिड पॉइंट अगर निकालें, 17 और 8 करेंगे तो 9 आएगा, तो 9/2 आ जाएगा। 9/2 कैसा रहा, इसका मिड पॉइंट आया, ये आएगा ना मिड पॉइंट, है ना। सही है ना, वर्टेक्स यहाँ पर आ जाएगा, t इक्वल टू 9/2 पर आ रहा है ना। अब देखो एक और बात समझो, इसके डायग्राम को अगर हम समझें तो पहले t को समझते हैं, t का रेंज कितना आ रहा है। तो इसको आपने डिफरेंशिएट किया, ये भी अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे लिखा हुआ, अपवर्ड ओपन टाइप का क्वाड्रेटिक है ना। इसको हमने 2x माइनस 4 किया तो x का वैल्यू 2 आ रहा है, तो x का वैल्यू 2 हमने यहाँ पुट किया, 2 जब पुट कराएंगे तो 4 माइनस 8 कितना बनेगा, -4। मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो -4 आएगा, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू -4, मतलब इसका कुछ ऐसे डायग्राम ऐसे बनेगा, ये आ रहा है ना -4। तो t कैसा लिखा हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लिखा हुआ है। तो -4 तो कुछ यहाँ का ही मान लेते हैं। मतलब इस दौरान अगर देखें तो ये ग्राफ आया आपका बच्चों ना, ये वाला अगर ग्राफ आ रहा है, ठीक है, तो ये डायग्राम आया ना, ये डायग्राम आया, तो ये हमारे पास में क्या रहेगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। मिनिमम वैल्यू एक्चुअली कहां पर आया, t इक्वल टू -9/2 पर आया ना। तो 9/t यहाँ पुट कर देते हैं, y का वैल्यू हमने निकालते हैं 9/2 पर, तो 9/2 हमने यहाँ पुट किया, तो 9/2 -17, तो 9/2 प्लस का कितना जाए 8 यहाँ से आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई कराएंगे तो -34 यहाँ से है, 34 में से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 गया और 5 यहाँ से जाएगा, तो -25/2 यहाँ से आ जाएगा, इनटू, है ना, यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो 16 आ जाएगा। 16 में अगर हम 9 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ गया, माइनस, ये आंसर आएगा -625/4 करके आ रहा है ना मिनिमम वैल्यू, जबकि मिनिमम वैल्यू कितना बता रहा है, -84 बता रहा है एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू। तो ये हमने टी में कन्वर्ट करते हुए यहाँ सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो यही आंसर आएगा ना जो भी आ रहा है ना, ये सही है। मतलब अभी तक तो मिनिमम वैल्यू हमारा ये तो नहीं आया, मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, -625/4 आ रहा है ना, ठीक है, ये अपना आंसर है, बी नहीं आ रहा अभी तो, ना चेक कर लेंगे कहीं अगर कोई मिस्टेक किया है तो कैलकुलेशन टाइप का ना। अब देखो उसका आगे का पॉइंट समझो, आगे का पॉइंट ज्यादा दमदार है ना, ये तो अपने आप में दमदार पॉइंट है ही ना। अब आप आगे का पॉइंट समझते हैं बच्चों, तो आगे का पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझो, सी ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। उसने क्या बोला, gx/fx का इंटीग्रेशन। तो अगर fx की हम बात करें तो भाई fx हमारे पास में कितना आ गया, दिस इज द fx, यही fx है, कितना रखा, x उसका माइनस का 4x -17। पहला तो हमने ये लिखा x² -4x +17 है ना, सॉरी -17 है, चेक कर लेंगे एक बार। और यहाँ शायद x² -4x और प्लस का 8 आ रहा है, ये आया ना, हाँ +8 और -17 है, ठीक है बच्चों ना। ऊपर क्या है, gx है, तो gx को चलो मैंने ऐसे लिख दिया। पहले काम करते हैं भाई, इसको देखो रेशनल फंक्शन लिखा हुआ है, इसका डिग्री 4 है, इसका डिग्री 3 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप बाई पार्ट्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। x² -4x -17 तो मैंने यहाँ लिखा प्लस साइन हो, इसको फिर आप ऐसे लिख सकते हैं x² -4x +8, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, ax + b का फॉर्म आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, cx + d आएगा। अब देखो, अब आप पॉइंट समझो आगे, जब आप इस हिस्से को आप इंटीग्रेट करेंगे तो भाई ऊपर वाले हिस्से को ax + b को आप ब्रेक कराएंगे, है ना, a इंटू मतलब कांस्टेंट a डैश ले लेते हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर आप ऐसे लिखते हैं, प्लस एक नया कांस्टेंट b डैश, लीनियर पार्ट को ऐसे ब्रेक करेंगे, और जब इसको मैं अलग अलग करूंगा तो देखो नीचे fx कुछ ऐसे एक टर्म आ रहा है, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, है ना। तो भाई ये वाला इंटीग्रेशन तो लॉग में चला जाएगा, क्वेश्चन ने बोला है लॉग में नहीं आना चाहिए। दूसरा, अगर यहाँ के यार मान लो ऐसे अलग अलग करते हैं तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे ना, तो इसको मतलब रियल, इसके रियल रूट आ रहे हैं, तो इसको मैं x - अल्फा इंटू x - बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ से लॉगरिथमिक टर्म जनरेट हो रही है। क्वेश्चन ने बोला है कि लॉगरिथमिक टर्म नहीं होनी चाहिए, तो मतलब a कैसा होना चाहिए 0 और b कैसा होना चाहिए 0,
आई होप आपको बात समझ में आई। सिमिलरली जब आप इसको बात करेंगे तो भाई यहाँ पर भी कितना आएगा, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कराएंगे, एक नया कांस्टेंट सी है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये लॉग में जाएगा, तो मतलब इसको होने के लिए सी कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बस डी नहीं है ना, ठीक है। इसके दो फैक्टर्स नहीं आ रहे, जब इधर वाले इसकी बात करें दो फैक्टर नहीं होंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो कहाँ चला जाएगा, लॉग में चला, सॉरी टेन इनवर्स समथिंग कुछ ऐसे आ जाएगा ना। तो अब आपको देखो एक बात तो क्लियर हो गई कि जी एक्स अपॉन में अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 17, ठीक है, तो ये हमारे पास डी अपॉन समथिंग कुछ ऐसा आ जाएगा, बाद में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक बात है। तो अब आपको एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 8, अगर मान लो हम बात करें तो यहाँ पर कितना आ गया, डी यहाँ पर आ गया, अपॉन में कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 8 आ रहा है। मतलब अगर हमें जी एक्स कैलकुलेट करना है तो जी एक्स कितना आ जाएगा, डी इंटू करके आएगा, ये वाला हिस्सा तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 17। अच्छा, डी कैलकुलेट करने के लिए देखो उसने एक और इन्फॉर्मेशन दी थी, जी ऑफ माइनस 2 कितना है, 10 है, तो हमने क्या किया, माइनस 2 यहाँ पुट करते हैं, तो डी यहाँ पर आया, माइनस 2 पुट कराएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस 2 पुट कराएंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, और माइनस 17 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 12 यहाँ से आया, माइनस 17 यहाँ से आया, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 5d आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना है, माइनस 2 आ रहा है, तो माइनस 2 अपने यहाँ पुट कर दिया, माइनस 2 जब यहाँ पुट करेंगे तो माइनस 2 जब पुट कराएंगे तो ऐसा कुछ आ गया ना, डी का वैल्यू माइनस 2 हमने यहाँ पुट कर दिया, माइनस 2 जब यहाँ पुट कर देते हैं तो कहीं कुछ सही है ना, ठीक है। तो डी का वैल्यू माइनस 2 यहाँ पुट कर देंगे, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो बच्चों देखो यहाँ तो मैं +4 और +4 और कर देता हूँ ना, बड़े ध्यान से समझो आप मेरी बात को, कि माइनस 2 को तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन का साइन मान लो ऐसे कुछ लगा दिया आपने, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, डी एक्स अपॉन में, इस वाले हिस्से को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, ये 4 फ्लो लिखा हुआ है तो 2 स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो माइनस ऑफ 2 10 इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -2 अपॉन में 2 आ गया, तो ये आंसर आना चाहिए ना, तो इस ऑप्शन सी भी आ जाएगा सही ना, कहीं कुछ मतलब एक ही ऑप्शन सही बैठ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं बच्चे, एक बार आप देख लेना ना, ऐसे सही है ना मेरे हिसाब से, कहीं कहीं कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर कहीं कोई मिस्टेक कर गए शुरू से जो चलती आ रही है, तो प्लीज एक बार उसको छानबीन कर लेना आप अपने एंड पे, आई थिंक आपको हिंट तो लग चुका है ना। अब जी ऑफ माइनस जी ऑफ 2 की बात करें तो जी एक्स हमारे पास में कितना आ गया था, ये जी एक्स था, तो जी एक्स का वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ 2, तो हमने यहां से लिखा 8×4=12 ना, ठीक है, तो माइनस जी ऑफ 2 यहाँ पुट कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 17, तो कुछ यहाँ से है, जी ऑफ माइनस 2 मुझे कैलकुलेट करना है ना, सॉरी जी ऑफ 2 कैलकुलेट करना है, जी ऑफ 2 ही कैलकुलेट करना है ना, बिल्कुल। तो देखो 2 यहाँ पुट कराएंगे तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 तो हमने यहाँ से लिखा, 2 जब पुट कराएंगे तो 4 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 8 यहाँ से है, तो 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 यहाँ से है, माइनस 17 यहाँ से है, माइनस 21 आएगा, और सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा, प्लस का 42 आंसर्स आएगा। मतलब कहीं या तो आंसर्स में मिस्टेक है, कहीं हम एक जगह मिस्टेक कर चुके हैं, अकॉर्डिंग में तो आंसर्स देखो सिर्फ और सिर्फ यही आएगा ना, कहीं छोटा मोटा मिस्टेक किया हुआ तो सी और डी भी ना से आने चाहिए ना। 5वें का देखते हैं क्या आंसर है, आप एक बार चेक कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। 5वें का आंसर ABCD चारों ही सही है, वाह बच्चे वाह। तो कहाँ मिस्टेक की है, एक बार क्विकली समझने की कोशिश कर लेते हैं ना, या सवाल में ही कहीं कोई मिस्टेक है तो उसको भी समझ लेते हैं ना। यहाँ से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, x माइनस 1 एक्स, यहाँ से ऐसे लिखेंगे तो ठीक बच्चे, एक बार आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ना, आसान सा प्रॉब्लम है ना, यू कैन सॉल्व, है ना, ठीक है। मैं आगे मूव करता हूँ ना, ठीक बच्चों ने चेक कर लेना, आपको मैं पूरा तरीका बता चुका हूँ ना, कैसे सॉल्व करना है, कहाँ पर क्या कंसेप्ट हमें फॉलो करना है। आई एम श्योर कि इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ना, अच्छा प्रॉब्लम है ना, बहुत ही और आसान भी है ना। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम से प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, खूब सारी प्रॉब्लम्स आप लगा चुके हैं, अब आपके लिए सब प्रॉब्लम आसान लगती है ना। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये भी बहुत ही बढ़िया लाजवाब प्रॉब्लम है, बहुत ही लाजवाब है ना, अच्छे ढंग से समझना। द कोऑर्डिनेट 2,3 and 1,5 आर द फोकस ऑफ एन एलिप्स which passes through the origin, then the equation of tangent at the origin, and tangent at the origin पूछा हुआ, normal at the origin आपसे पूछा हुआ है कि ये है ना। अब देखो आप पॉइंट को बड़े ही ध्यान से आप समझना मेरी बात को ना। अब जैसे मान लो कि ये कोई एक एलिप्स है,
दिस इज द एलिप्स। ऐसा ही डायग्राम बनाया ना, इसका फोकस है, एक फोकस दे रखा है 2,3, दूसरा फोकस हमारे पास में क्या दे रखा है 1,5, और मान लेते हैं दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। अब आपसे पूछना चाह रहा है कि टेंजेंट एट ओरिजिन क्या होगा और नॉर्मल एट ओरिजिन क्या होगा ना, इसके बारे में बात करना चाह रहा है। अब देखो एक बात आप समझो कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, हमें भाई टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखना है तो इट मीन कि हमें कहाँ फोकस करना चाहिए, पॉइंट पता ही है, ओरिजिन से मतलब स्लोप पे फोकस करना चाहिए। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, और इससे पास करता है, नॉर्मल जाएगा तो भाई नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो आप एक बात समझो कि भाई ये फोकस है तो यहाँ फोकस को ज्वाइन किया, यहाँ फोकस को आपने ज्वाइन किया। अब आपको पता है कि भैया ये एक ऐसा रे निकल रही है, सेकंड फोकस से पास कर रही है, तो नॉर्मल क्या करता है भाई, ऐसे सेकंड फोकस से पास करते हैं, नॉर्मल इस एंगल को बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता, बाइसेक्ट करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं भैया, और ये जो टेंजेंट है ये भी क्या करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट बाइसेक्ट करेगा, करेगा ना। ठीक है, तो बहुत आसान बात हो गई। मतलब मुझे इस लाइन का अगर स्लोप लिखना है तो भैया ये तो अगर बात समझी जाए तो अगर आप देखें तो 0,0 से पास करता हूं मैं, इस लाइन का इक्वेशन लिख दूं, इस लाइन का इक्वेशन लिख दूं, और इसका एंगल बाइसेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, इन लाइनों का एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट आप लगाओ, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। तो जो हम इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखते हैं L1 लिखते हैं, तो L1 आ जाएगा y इज इक्वल टू, ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन है तो y माइनस y1 तो 0 हो गया, m स्लोप निकालते हैं 3/2 यहां से आ गया, इंटू एक्स आ गया। अच्छा, इस लाइन के अगर मुझे इक्वेशंस लिखनी है तो y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 5/1, और इंटू में कितना आ जाए x आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेकेंड लाइन, ये आ गया। नाउ अब इस लाइन को मैं प्रॉपर वे में लिख लेता हूँ। L1 तो हमने लिखा है 3x माइनस ऑफ 2y, तो यहाँ से आ गया इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की अगर मैं बात करूं, सेकेंड लाइन, तो कितना आ जाएगा 5x माइनस वाई इक्वल टू 0 आया। अब इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आप लिख सकते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर AB। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा L1, तो हमने यहाँ लिखा 3x माइनस ऑफ 2y, तो हमने यहाँ से लिखा अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, प्लस माइनस ऑफ सेकेंड लाइन हम लिखेंगे तो 5x माइनस वाई अपॉन में कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, 25 + 5 26 आ गया। 26 को बात करें तो √13 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, √13 से कैंसिल हो जाएगा, फाइनली √2 यहाँ पर बचा है ना। अब एक काम करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3√2 तो यहाँ से आ गया इंटू एक्स माइनस ऑफ 2√2 इंटू वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 5x यहाँ से है माइनस ऑफ y यहाँ से है। एक काम करते हैं, प्लस साइन लेके चलते हैं ना, ऐसे प्लस साइन आपने इधर लिया, प्लस साइन को लेकर के आपने आंसर लिखेंगे और एक बार माइनस साइन को लेकर लिखते हैं। तो x तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, 3√2 तो हमने यहाँ से आ गया माइनस ऑफ 5, माइनस ऑफ प्लस साइन लेके चल रहे हैं तो यहाँ माइनस का आएगा, इसको इधर साइड लेके जाएंगे तो प्लस का बनेगा, और प्लस का बनेगा तो हमने क्या माइनस वाई यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये बना 2√2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आया। ठीक है, माइनस साइन को लेके मूव करते हैं ना, माइनस साइन जब आप लेंगे तो x तो हमने यहाँ से लिखा 3√2, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 5 ना, उसके बाद में माइनस साइन ले रहे तो माइनस प्लस यहाँ हो गया, इसको इस तरह माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ y तो हमने यहाँ से लिखा 2√2, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए ना। अब यहाँ पे अब देखो ये तो दो लाइन आ गई है ना, एक तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गया, एक तो ये एंगल बाइसेक्टर आ गया, मान लो B1 है और एक B2 है। अब बात ये कि कौन सा टेंजेंट होगा और कौन सा नॉर्मल होगा। सॉरी बच्चों, सॉरी 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 ना। ओके, अब क्या करना चाहिए आप लोगों को बताओ, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ठीक है बच्चों ना, समझो क्या करेंगे, एक सेकेंड। ओहो ओहो, हाँ मैं ये चेक कर रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा ही नहीं मैंने और बस मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ ना। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करा और बस मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ ना, बोलते हुए बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, बाद में मालूम चलता है कि वो तो रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं करी, सब गड़बड़ हो गया ना।
अब देखो आप पॉइंट को समझो कि अब हमें ये पता लगाना है कि एक्चुअली इसमें से ये दो जो लाइनें हैं एक्चुअली कौन सा टेंजेंट है और कौन सा नॉर्मल है। ठीक है बच्चों, ये देखो पता लगाना बड़ा ही आसान बात है। देखो आप ऐसे करते हो ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट के रेस्पेक्ट में दोनों फोकस जो है वो कैसे आएंगे, सेम साइड आएंगे। तो मैंने क्या किया, अब इस लाइन में 2,3 और 1,5 को चेक करते हैं, किसी भी एक लाइन में चेक करते हैं। तो 2,3 डालते हैं, एक्स का वैल्यू मैंने 2 पुट किया है। तो x का वैल्यू जब 2 पुट कराएंगे तो 2 यहाँ जब पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 यहाँ से बनेगा। तो ये तो बना 6√2 आ गया। 2 पुट कर रहे हैं तो माइनस का 10 आ जाएगा। 3 जब यहाँ पुट कराएंगे तो माइनस ऑफ 6√2 यहाँ से आ जाएगा। और 3 जब पुट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। ऐसे कुछ आ गया तो ये इससे कैंसिल हो गया, -7 यहाँ से आया। ठीक है, 1,5 सेटिस्फाई कराते हैं। 1,5 को जब पुट कराएंगे तो x की वैल्यू 1 पुट कराएंगे तो 3√2 तो यहाँ से आ गया, माइनस ऑफ 5। y का वैल्यू हम 5 पुट करते हैं तो 5 जब पुट कराएंगे तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 10√2 यहाँ से आ जाएगा। 5 जब पुट कराएंगे तो माइनस प्लस का 5 यहाँ से आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया। 3√2 माइनस, तो यहाँ से भी कैसा रहा, एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू आया ना, नेगेटिव वैल्यू आया। तो अच्छा, दोनों पॉइंट को पुट करने पर कैसा रहा, यहाँ से भी नेगेटिव नेगेटिव, मतलब सेम साइन आया। सेम साइन आया तो मतलब दोनों पॉइंट क्या आ रहे हैं, इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड में आ रहे हैं। तो मतलब ये जो लाइन है एक्चुअली ये टेंजेंट ही है ना। ठीक है, जो हमसे सिलेक्ट हुआ एक्चुअली वो टेंजेंट सिलेक्ट हुआ, ये टेंजेंट है तो फिर ये लाइन क्या होगी, अपने आप में नॉर्मल होगा। समझ गए बच्चों? आई होप आपको बात क्लियर हो गई, बात क्लियर है ना। तो टेंजेंट हमारे पास में आ जाएगा 3√2 -5 वाला फॉर्मेट, 3√2 -5 और फिर 2√2 -1 और यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले तो पहला वाला मैच कर रहा है ना। ठीक है, तो टेंजेंट के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। नॉर्मल के लिए अगर बात करें तो ठीक है, -3 तो होगा नहीं ना। नॉर्मल एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पर 3√2 +5, 3√2 +5, 3√2 +5, तो ये वाला आएगा ना, क्योंकि यहाँ तो -5 है, ये नहीं चलेगा। क्या आंसर आएगा? सिक्स का आंसर आ जाएगा ए और सी। सिक्स का आंसर चेक कर लेते हैं, ए और सी बिल्कुल सही है ना बच्चों। ठीक है, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है ना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये भी बहुत ही बढ़िया और लाजवाब प्रॉब्लम है ना, डिस्कस करने वाला प्रॉब्लम है ना। अच्छा है, आसान भी है, बस घुमा घुमा के पूछा है आपको ना। सेट एफ एक्स हमारे पास में एक ऐसा दे रखा है और एक ऐसा जीरो नहीं है। इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन दे रखा है ना, सच दैट x = 1, x = 2 एंड x = 3 आर द नॉर्मल टू द कर्व y = fx। अच्छा, तीन नॉर्मल्स है ना, सच दैट कि f(2) इज ऑलवेज ग्रेटर देन f(0). f(2) कैसा है, f(0) से बड़ा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर fx। ठीक है, fx हैज टू लोकल मैक्सिमा, इसके दो लोकल मैक्सिमा आएंगे। देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू ऑफ k सच दैट की रॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू fx ऑन दिस इंटरवल। ऐसे पूछा हुआ, fx = 0 हैज टू इमेजिनरी रूट्स, उसके दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे ना। ठीक है, तो पहले देखो fx की अगर बात करें तो fx लिखा क्या, एक बाई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। ठीक है, अब fx एक बाई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो बच्चों अब थोड़ी सी बातों को यहां से स्टार्ट करते हैं ना। ax⁴ bx³ cx² प्लस dx प्लस d है ना, प्लस e है ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ ना, ए जीरो नहीं है। अब देखो इसका जब डायग्राम बनेगा तो या तो ऐसा डायग्राम बन सकता है या फिर ऐसा टाइप का डायग्राम बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी का। ये डायग्राम कब बनेगा, जब ए पॉजिटिव होगा। अगर मान लो इसका ए नेगेटिव हुआ तो या तो ऐसा डायग्राम आ सकता है या फिर ऐसा डायग्राम आ सकता है। एक्स एक्सिस कहीं पे भी या तो ऐसे जा सकता है एक्स एक्सिस, या फिर टच करते हुए, या फिर ऐसे जा सकता है ना, हिसाब से ना। अब ये समझो शेप तो कुछ ऐसा रहा। अब देखो x = 1 क्या है, उसका एक नॉर्मल है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो भाई एक x = 1 भी बड़ी एक फिक्स लाइन है, बड़ी अच्छी लाइन है, मतलब ऐसे पैरेलल टू y एक्सिस है ना। तो भाई ये एक नॉर्मल बना, यहाँ तो नॉर्मल आ नहीं सकता, मतलब यहाँ एक नॉर्मल आएगा, यहाँ एक नॉर्मल आएगा, या तो सिर्फ अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड, मतलब इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से एक हो सकता है। तो 1 यहाँ लिखा, x = 2 हमने यहाँ लिखा और x = 3 यहाँ लिखा। अब देखो अगर ये शेप हुआ तो fx हैज टू लोकल मैक्सिमा ना, इसमें तो फिर दो लोकल मिनिमा आ रहे हैं। अगर ये वाला शेप हुआ तो दो लोकल मैक्सिमा आएंगे ना। अब हमें ये डिसाइड करना है कि शेप कौन सा होने वाला है। अब देखो उसने बोला है कि f(2) इज ऑलवेज ग्रेटर देन f(0), और f(0) की वैल्यू निकालें तो कितना आ रहा है, e आ रहा है। और f(2) का अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो बड़ा सा लंबा चौड़ा वैल्यू आएगा ना। तो 2 पर वैल्यू जो आएगा वो 0 से बड़ा आना चाहिए ना। अगर मान लो ये वाला डायग्राम हुआ तो, और 2 पर जो वैल्यू आ रहा है ना,
मान लो कि ये हमारे पास x इक्वल टू 1 है, ये 2 है और ये 0 है। ठीक है, अब आगे की बात समझते हैं ना। देन आगे, अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हमें ये मालूम चलेगा कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 क्या है। इन तीनों पॉइंट पर f डैश x, भाई टेंजेंट की बात करें तो भाई नॉर्मल है, मतलब इस पॉइंट पे f डैश x कैसा आएगा, 0 आएगा। मतलब f डैश x के 3 रूट आ गए ना हमारे पास में, एक तो x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया, और f डैश x क्या बनेगा, यहाँ से क्यूबिक बनेगा। अगर मुझे f डैश x लिखना होगा तो मैं f डैश x क्या लिखूंगा, a इंटू x माइनस 1, अभी बात करते हैं x माइनस 2 और x माइनस 3, ये आ जाएगा f डैश x। ठीक है, यहां तक की बात है ना। अभी यहाँ आगे डिस्कस करते हैं। f डैश x के 3 रूट आएंगे, आगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा ना। लेट ए कांस्टेंट मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेता हूँ, ये अल्फा मान लिया अभी ना, a नहीं मान रहे, या फिर 4a मानते हैं आप, है ना, या 4a ले लेते हैं ना, चलो अल्फा ही लेते हैं ना, समझ जाओगे। f डैश x हमारे पास में ये आ गया ना। अब मैं यहाँ से fx कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो f डैश x तो ये है, fx कैलकुलेट करना है तो देखो अल्फा, इसको अपने अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से एक्स क्यू यहाँ से आ जाएगा, सम ऑफ रूट यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आएगा 11x स्क्वायर आएगा, माइनस ऑफ 11, सॉरी माइनस ऑफ 6 आ जाएगा। इतना रिजल्ट बनेगा ना। दिस इज द f डैश x, यहाँ 11x और माइनस 6 है ना, ये आएगा। क्यूबी का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। अब देखो, अब पॉइंट को समझो, दिस इज द f डैश x है, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया तो अल्फा तो यहाँ आया, और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर 4 अपॉन 4 तो यहाँ से आ जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 3 यहाँ से आ जाएगा, 2x क्यू यहाँ से आ गया, प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और माइनस ऑफ 6x, कुछ ऐसे लिख दिया। दिस इज द अल्फा, और यहाँ से इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने बीटा ले लिया। ठीक है, तो एफ एक्स हमारे पास में यह है, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 3 आर द नॉर्मल टू द कर्व, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स को जैसे रखा, और एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 ना। ओके ओके ओके, है ना। अब एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 अगर कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो एफ ऑफ 0 तो कितना आ गया, बीटा आ जाएगा ना। एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करते हैं, यहां से अल्फा तो यहां लिखा हुआ है, 2 जब पुट कराएंगे तो 2 पावर 4 16 आ जाएगा, 16 अपॉन 4 पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 2 जब यहाँ पुट कराएंगे तो 8 माइनस का 16 यहाँ से हो गया, 2 पुट कराएंगे तो 4 तो प्लस का 22 आ जाएगा, 2 पुट करने पर माइनस 12 आ गया, और यहाँ पर बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 तो कितना आ जाएगा, बीटा यहाँ से आ गया। बीटा से चलो बीटा भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली देखो मुझे क्या मालूम चला, यहाँ पर आ जाएगा 22 और 4 है ना, 26 तो यहाँ से आ गया, माइनस ऑफ यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 28 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0। एक सेकेंड बच्चों, हाँ बच्चों समझो, देखो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। तो मतलब अल्फा एक्चुअली हमारे पास में कैसा है, नेगेटिव आया। तो अल्फा नेगेटिव आया तो इट मीन कि भैया ये वाला डायग्राम बनेगा ना। मतलब अल्फा नेगेटिव मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब ये ए की वैल्यू की बात करें तो इस तरह का इसका डायग्राम बनेगा ना। अब इस तरह का डायग्राम बनेगा तो ना, क्लियर हो। हाँ तो बच्चों सुनो हो ना, थोड़ा सा चेंज आ गया ना। अभी थोड़ी देर पहले क्या है कि दाढ़ी वाड़ी थी, अब एकदम क्लीन शेव हो गए ना। एक्चुअली थोड़ा सा वो क्या है, काम आ गया था, फिर थोड़े से काम और भी याद आ गए थे, फिर याद आया कि यार सेव भी करना था तो ना। चलो कोई नहीं, क्वेश्चंस के बारे में आते हैं ना। तो अल्फा कैसा आ गया था हमारे पास में, लेस देन 0 आ गया था। एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली जब अल्फा अगर लेस देन 0 होता है, इसका डायग्राम पर से कुछ इस तरह का होना है। अच्छा ये कंफ्यूज मत करना, ये पर शार्प कॉर्नर बना दिया, मतलब मैं ये बनाना चाह रहा हूँ ना। एक्चुअली कुछ इस टाइप का डायग्राम आएगा ना। अब इस टाइप का डायग्राम आएगा तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई है ना। अब देखो आप आगे का पॉइंट और समझो। तो फर्स्ट तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई इसके 2 लोकल मैक्सिमा होंगे, है ना। ये डिसीजन यहाँ से आ जाएगा, 2 लोकल मैक्सिमा होने वाले हैं। अब आगे बोलना चाह रहा है देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ के। ठीक है, मतलब के का देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू ऑफ के का ऐसे एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, रोल्स फॉर्म इज एप्लीकेबल टू एफएक्स ऑन दिस इंटरवल। सही बात है ना, ऐसा पूछना चाह रहा है ना। अब देखो अब बात को समझो ध्यान से, इसका मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ। उसने क्या बोला है कि एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0। मान लेते हैं कि 0 पे वैल्यू ये ले लिया और ऐसे कुछ बनाया, और 2 पर वैल्यू हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, और ये कुछ ऐसा कहीं भी दिखा दो ना, यहाँ कुछ ऐसा और ज्यादा पीक दिखा देते हैं, कुछ भी इस तरह का दिखा देते हैं।
ठीक है, तो जीरो पे वैल्यू एक्चुअली ये आ रही है। अब देखो हमारे पास में बोला जा रहा है कि वो के बारे में बात कर रहा है, देयर एग्जिस्ट ना एफ डैश सी के बारे में बात नहीं कर रहा, देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू ऑफ के। भाई रॉल्स थ्योरम जब एप्लीकेबल होना है तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ के आना चाहिए। तो ये एक हमारे पास में के आया, एक्चुअली ये के है। ठीक, इस इंटरवल में तो रॉल्स थ्योरम लग सकती है जीरो टू के में, है ना। और कितने पॉइंट्स पे जीरो आएगा, 3 पॉइंट्स पर एफ डैश जीरो आएगा। बट के ऐसा क्या हुआ, एक ही ऐसी वैल्यू रहेगी। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई ना। ठीक है, तो अपना सेकंड वाला भी कैसा है, ट्रू है ना। एफ एक्स हैज टू इमेजिनरी रूट, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो 2 रियल रूट आएंगे और 2 ही इमेजिनरी आएंगे। कारण ये पावर 4 का इक्वेशन है, पावर 4 है तो 4 रूट तो आने ही थे इसके, 4 रूट आने थे तो 2 रियल आ गए हैं ना, जो हमें डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। तो बाकी के फिर वो कैसे होंगे, इमेजिनरी ही होंगे। तो क्या कहना चाह रहा है, ओनली थर्ड एंड फर्स्ट आर ट्रू। गलत बात, ओनली नहीं ना, सारे ही ट्रू है ना, ऑल आर ट्रू ना। तो उसने पूछना चाह रहा है कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ओनली ओनली तो नहीं बोलेंगे हमने, सेकंड इज ट्रू एंड थर्ड इज फॉल्स, गलत बात है ना, ऑल आर ट्रू है ना। सेवंथ का तो आंसर डी होना चाहिए ना। ओनली मतलब क्या होता है, केवल, है ना। हाँ ये कह सकते थे फर्स्ट एंड सेकंड तो ट्रू है ना। सेवंथ का आंसर चेक कर लेते हैं क्या दिया है ना। सेवंथ का आंसर आएगा डी। सेवंथ का आंसर सारे ट्रू है, बी और सी। वो कहना चाह रहा है सेवंथ में सेकंड इज ट्रू है, ठीक है, एंड सी एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज टू इमेजिनरी रूट्स। सॉरी बच्चों, इस बात पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है ना, बहुत ही बड़ा मुश्किल काम था ना। एक्चुअली ऐसा भी तो हो सकता है कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज टू इमेजिनरी, इट डिपेंड्स ऑन एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो। क्लियर बच्चों, देखो सॉरी सॉरी बहुत बड़ी गलती हुई ना। एक्चुअली क्या है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ये एफ एक्स एच टू ये तो तब हुआ क्योंकि मैंने ये वाला डायग्राम बनाया। एक्चुअली देखो डायग्राम तो ये भी पॉसिबल था कि जीरो पे वैल्यू एक्चुअली मैंने ये ले ली और ऐसे एक पीक पॉइंट दिखाते हुए कुछ ऐसे अगर अपना ले ले, ठीक है, ऐसे कुछ दिखाया। अब देखो यहाँ पर जीरो पे जो वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ टू पे जो वैल्यू है वो एफ ऑफ जीरो से बड़ा है, पर रूट कितना है, 1 2 3 4 रूट आ गए। एक्चुअली डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। मैं थर्ड वाले पॉइंट को मैं नहीं कहूंगा, सॉरी है ना, माय मिस्टेक है ना, ये थर्ड नहीं चलेगा ना। हाँ फर्स्ट एंड सेकंड तो सही है, थर्ड के बारे में हम श्योरली नहीं कह सकते जब तक कि एफ ऑफ जीरो के बारे में ना पता हो मुझे कि एफ ऑफ जीरो अपना कैसा है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई ना। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट और सेकंड तो एकदम ट्रू है, मतलब थर्ड फॉल्स हो जाएगा, तो बी सही है, सेकंड ट्रू है, ओनली ना ये भी गलत हो गया, और सी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू ना, ये बात भी सही है ना। क्लियर बच्चों ना, आई होप आप अब मेरी बात समझ गए होंगे ना जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ओके 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 ओके, ना तो आगे मूव करें बच्चों। अब हम आगे की साइड से समझते हैं ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, हमारे पास एक पैराग्राफ दे रखा है, और पैराग्राफ भी बहुत ही बढ़िया और आसान सा पैराग्राफ है ना, और अच्छा पैराग्राफ भी है। ठीक है, और हाइपरबोला पे लिया हुआ है, खास तौर से हाइपरबोला पे क्यों लिया गया है, क्योंकि हाइपरबोला जनरली बच्चों को बहुत कम टच करते हैं, आता भी कम है और टचिंग भी कम रहती है। अगर आप टच कम करोगे उसे कम पढ़ोगे कम ही आएगा, इसलिए ध्यान रखना चाहिए हाइपरबोला को, इसलिए प्रैक्टिस में लिया गया है हमने ना। कई बार हमने काफी सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर टच भी किया है ना, ड्यू टू दिस रीजंस। और बाकी तो और प्रॉब्लम्स ली ही है ना, पर इसकी प्रॉब्लम्स भी डालते हैं कुछ ना कुछ माइंड में रखते हुए ना। क्या लिखा है, पी एक्स वाई ये वेरिएबल पॉइंट दे रखा है सच दैट कि ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपको डायरेक्ट देख करके समझ में आ जाना चाहिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या लिखा हुआ, S1P माइनस ऑफ S2P, एक मूविंग पॉइंट है, उसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है 3 विच रिप्रेजेंट द हाइपरबोला, ने हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे पूछा है इसेंट्रिसिटी ई ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हर हाइपरबोला का अपने आप में कॉन्जुगेट हाइपरबोला और होता है ना। ठीक है, तो आपसे इसेंट्रिसिटी पूछना चाह रहा है, तो इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो देखो 2a का वैल्यू तो कितना आ गया, 3 आ गया। डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना आता है, 2ae होता है। फोकस हमारे पास में कौन कौन सा है, S1 की अगर हम बात करें तो एक फोकस आ गया,
1,5 लिख सकते हैं, दूसरा फोकस हमारे पास S2 लिख सकते हैं 2,5। इसी वे में हमने सेपरेट कराया है ना, सॉरी है ना, इसको हमने क्या किया x1 माइनस x1/1 x2/2, सॉरी 1,2 तो यहाँ लिखेंगे और 5,5 ये आएगा ना, एक साफ लिख देते हैं। S1 की अगर हम बात करें तो S1 आ जाएगा 1,2 और S2 आ जाएगा 5,5। ठीक, x, y का इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस निकाला और इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस निकाला है ना। अब देखो हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन द फोकस की अगर बात करें, S1 S2 कितना आ जाएगा, 5 - 1 करेंगे तो कितना, अंडर रूट में 4 आ गया, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 5 - 2 किया तो कितना 3 आ गया, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो यहाँ 25 बना और 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 2a का वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 हमने यहाँ पुट कर दिया, तो e का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/3 यहाँ पर आ गया, ये सेंट्रिसिटी आ गया e। ठीक है, नाउ अब आपसे पूछा है सेंट्रिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो देखो एक रिलेशन आता है हाइपरबोला का सेंट्रिसिटी का स्क्वायर प्लस इसे कॉन्जुगेट हाइपरबोला के सेंट्रिसिटी का होल स्क्वायर का सम कितना आता है, मतलब 1 रेसिप्रोकल के स्क्वायरिंग का सम कितना आता है 1 आता है ना, कहने वाली बात ये है। अब देखो आपने e का वैल्यू पुट कर दिया 5/3, 25/9 यहाँ से बना, मतलब दिस इज 9/25, तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 1/e स्क्वायर लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 1 यहाँ पर लिखा, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो 1/e स्क्वायर, तो 1 - 9/25 तो यहाँ से बना 16/25 यहाँ से आ जाएगा, और e का अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा ना, 4/5 यहाँ लिखा है, इसका उल्टा कर दिया तो 5/4 कितना आ जाएगा, हाइपरबोला के कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो सेंसिटिविटी आएगा कितना आएगा 5/4 आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई ना। आगे पूछा हुआ है लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द हाइपरबोला। अच्छा, हाइपरबोला 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो लोकस आता है एक्चुअली वो क्या आता है, डायरेक्टर सर्कल आता है, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, और इसकी अगर मुझे इक्वेशंस लिखनी है, डायरेक्टर सर्कल की अगर इक्वेशंस लिखनी है तो कितना आता है, डायरेक्टर सर्कल होता है देखो इस तरह का, ऐसे कुछ आएगा हमारे पास में, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, कुछ ऐसे आता है ना सर्कल, मतलब इसका सेंटर और डायरेक्टर सर्कल का सेंटर सेम आता है ना, कहने वाली बात ये है। तो अगर आपको इक्वेशंस लिखना है, सर्कल है मतलब डायरेक्टर सर्कल मतलब, सॉरी ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, डायरेक्टर सर्कल का जो इक्वेशन है इन केस ऑफ हाइपरबोला क्या आता है, सर्कल ही आता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल है तो पीछे नाम में सर्कल लिखा हुआ है तो इक्वेशन भी सर्कल आएगा, नहीं नहीं, इन केस ऑफ पैराबोला गड़बड़ हो जाता है। डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या आता है, एक लाइन आता है ना, है ना, नाम से कंफ्यूज नहीं करना है, ये अपने आप में टर्म है। ओके तो सेंटर की बात करें तो जो हाइपरबोला सर्कल का जो सेंटर है वही सेंटर क्या होगा, हाइपरबोला का सेंटर होगा, तो हाइपरबोला का सेंटर और इसका सेंटर सेम आना है, पहली बात तो ये आया। ठीक है, तो सेंटर की अगर बात करें तो भैया यहाँ फोकस कितना आ रहा है, ये आ रहा है, तो फोकस का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर होगा, तो 5 + 1 कितना आ गया 6/2 कितना आ जाएगा 3 यहाँ से आ गया, 5 + 2 7/2 यहाँ से आ जाएगा, सेंटर तो ये आ गया। अच्छा, रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना आ जाएगा, √a² माइनस ऑफ b², ये रेडियस आता है। ठीक है, तब a² की बात करें तो a तो हमने यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा a², तो a का वैल्यू आ गया 3/2 माइनस ऑफ b² की अगर बात की जाए तो भाई b² अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कितना आता है b² a² इंटू e² - 1 ये आता है b², तो ये तो बन जाएगा ae का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ae का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ से लिखा माइनस ऑफ a², कुछ ऐसे बोल सकते हैं। ae का वैल्यू देखो अभी हमने यहाँ पे 2ae निकाला था, कितना है 5/2 आ रहा है, ae का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/4 माइनस ऑफ a², a का वैल्यू कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है, तो a² कितना आ जाएगा 9/4 यहाँ से आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे 16/4 आया, मतलब फाइनली यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, b² का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आया, तो 4 तो हमने यहाँ पुट कर दिया, 4 अगर यहाँ पुट करेंगे 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16 बना। अच्छा, 4 का स्क्वायर 16 बना, तो इन दैट केस क्या हुआ भाई, सेंटर तो आया, बट क्या है कि हाइपरबोला के केस में एक खास बात है बच्चों कि डायरेक्टर सर्कल हमेशा एग्जिस्ट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्टर सर्कल तभी एग्जिस्ट करेगा जब a² कैसा हो b² से बड़ा हो। यहाँ पर तो क्या आ गया r कैसा आ गया, रेडियस आ गया, मतलब डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन आएगा ना, 9th का ऑप्शन डी कैसा आएगा, करेक्ट आएगा। आई होप मेरी बात को ध्यान रखो, इन केस ऑफ हाइपरबोला जो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन हम लिखते हैं,
जैसे मैं आपको बताऊं एक सिंपल केस कि अगर हमारे पास में ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका अगर डायरेक्टर सर्कल लिखना है डीसी, तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो वही डायरेक्टर सर्कल तब एग्जिस्ट करेगा जब ए स्क्वायर कैसा हो, बी स्क्वायर से बड़ा हो। अगर वो है ही नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर पॉइंट है ना? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो यहाँ तक की बात भी समझ कि डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो देखो इसका आंसर तो सी आ गया, यहाँ से डी आ गया, चेक भी कर लेंगे, डोंट वरी, है ना। अब आगे का पॉइंट क्वेश्चन और समझते हैं। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस पॉइंट, ओरिजिन को हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, इस पॉइंट पे, मतलब सेंटर पे शिफ्ट कर दिया, ध्यान से दिखाया तो ना, हाइपरबोला का जो सेंटर आ रहा था वहां शिफ्ट कर दिया। एंड एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज सेंस, और एक्सिस को हमने क्या क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर दिया, सो दैट इक्वेशन ऑफ गिवन एक्सिस चेंज टू द स्टैंडर्ड हाइपरबोला, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। देन थीटा एच, तो थीटा आपसे पूछना चाह रहा था, तो 3/4 4/3 कुछ इस तरह का दे रखा है ना। अब देखो पॉइंट, पहले तो आप पॉइंट को समझो कि पॉइंट ये है कि मान लो कि हमारे पास में इस तरह का डायग्राम है और ये हाइपरबोला है, सपोज करो ऐसा हाइपरबोला है। तो आपने देखो पहले यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ ऐसे शिफ्ट करेंगे, तो ये इसका एक्सिस ऐसा आ रहा था, इसको क्लॉकवाइज हमने शिफ्ट किया तो यहाँ पर ये अब ये कुछ इस तरह का हाइपरबोला ऐसे दिखने लगेगा इस केस में आपको। ठीक है, जब घुमा देंगे तब पूछना चाह रहा है कितने एंगल से घुमाया है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है एक्चुअली कितना एंगल फॉर्म कर रही है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस का स्लोप देखते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस का स्लोप, तो क्या स्लोप कैसा आएगा, ये फोकस से पास कर रही है तो फोकस का स्लोप निकाल लेते हैं यहाँ से। तो स्लोप ऑफ लाइन S1 S2 निकालते हैं, कितना जाएगा 5 - 2 कितना आ गया 3 आ गया, और 5 - 1 कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 3/4 आ गया। मतलब इस लाइन का स्लोप कितना 3/4 है। तो भाई tan थीटा कितना है 3/4 है, तो कितने डिग्री से रोटेट करना चाहिए, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 से रोटेट कर देंगे। ठीक है जी, ये आंसर आएगा। आई होप आपको बात क्लियर हुई ना। ठीक बच्चों, नाउ तो इसका आंसर कितना आ रहा है CDB आंसर आ रहा है ना, CDB लास्ट में देख लेते हैं, CDB है ना, CDB है ना, बिल्कुल सही है ना। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाली डीपीपी बहुत बढ़िया से समझ में आ गई ना, कहीं भी इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है ना। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं डीपीपी का, कि पहले तो हम पैराग्राफ देखें, तो पैराग्राफ बढ़िया पैराग्राफ है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये प्रॉब्लम ठीक था। ठीक है, ये प्रॉब्लम सबसे मज़ेदार लगा था मुझे। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम था ना, आसानी से, ये गजब का प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होने वाला है, इसमें एक कंसेप्ट हमें सीखना था ना। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाला डीपीपी बहुत ही बढ़िया लगा ना, और इसकी प्रॉब्लम्स को आपने सभी प्रॉब्लम्स को ढंग से सॉल्व किया हुआ है। ओके बच्चों, थैंक यू।